बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 का फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था केमिस्ट्री का, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको किया था। तो आज हम देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस क्या कौन कौन से हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है वो MCQs क्वेश्चन है। तो इन MCQs के अंदर तकरीबन सारे ही MCQs मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान करवा दिए हैं। तो आपने ये MCQs खुद सॉल्व करने हैं। अगर किसी MCQs की समझ आपको नहीं आती तो वो आप बाद में पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप आ जाएँ तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास उसके पार्ट 1 में पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। ये भी मैंने आपको बता दिया। एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाई। एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाई। इसका आंसर आपको मैं ऐसे बताऊँ, जैसे आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था कि जितने भी एटम्स हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स के अंदर आपके पास 3 चीज़ें हैं जो आपके पास डिवीज़न आपके लेवल तक जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उसमें आपके पास आता है प्रोटॉन्स, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम के न्यूट्रल होने में इसका कोई किरदार नहीं है, तो इसको आप माइनस कर दें। प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जितने भी एटम आपके पास हैं उन सब एटम्स के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। जो आपके पास एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, यानी उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं, तो उसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ड्यू टू दिस फैक्ट कि आपके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है एक एटम के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए आपका एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। सेकंड आता है कि हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। गिव नोटेशन ऑफ सब शेल्स ऑफ एम शेल। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन करा दिया है। लिस्ट द सब शेल्स ऑफ एम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में भी मैंने आपको सब शेल्स लास्ट लेक्चर में लिखवा दिए थे। कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग एटॉमिक नंबर कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। तो एटम की आइडेंटिफिकेशन जो है, जो करंट आपके पास आइडेंटिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटम की जो आइडेंटिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है आपके पास, उसमें जो एटम की आइडेंटिफिकेशन है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। तो अगर आपको किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नहीं भी मालूम तो तब भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स वाला एटम कौन सा है, कि कौन से एलिमेंट का ये एटम है। तो क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर करते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन नंबर तो इसलिए न्यूट्रॉन नंबर अगर हमें नहीं भी पता तो उसका हमें कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ एटॉमिक नंबर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं एटम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर लिस्टेड आर इनकरेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 आपको दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, और वो इनकरेक्ट है। आपने इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेक्ट करना है। तो करेक्ट इनमें जो गलतियाँ आपकी हो सकती हैं वो 2 तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। एक गलती होगी जिसमें आपके पास जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका एनर्जी का, जो मैंने आपको कल बताया था कि 1s 2s 2p 3s 3p। अब ये जो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर गिवन है, आपको पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p, फिर 3s और फिर 3p। या तो आपके पास ये ऑर्डर गलत लिखा हुआ होगा, या फिर आपके पास मैंने आपको बताया था कि s ऑर्बिटल सब जो आपके पास s सब शेल है, ऑर्बिटल है, इसके अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। तो या फिर आपके पास ये जो सब शेल्स हैं SPD, इनमें जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वो इनकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा होंगी। तो आपने 2 चीज़ें ध्यान में रख के एरर फाइंड करना है। या तो एरर हो सकता है ऑर्डर ऑफ दी ऑर्बिटल्स के अंदर, या फिर एरर होगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो फिल हुए हुए हैं वो उनकी लिमिट से ज़्यादा होंगे। मतलब यहाँ पे हो सकता है उन्होंने 1s3 लिखा हुआ हो, तो आपको पता है कि 1s के अंदर तो मैक्सिमम 2 आते हैं, तो ये एरर आपका है। यहाँ पे होना चाहिए 1s
2, या फिर ये हो सकता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है उसमें 3s पहले आ जाए और 2p बाद में आ जाए, तो ये भी एरर है क्योंकि 2p पहले आता है और फिर उसके बाद 3s की एनर्जी आती है। तो इस तरह आपने ऑर्डर का भी एरर चेक करना है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का भी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ लो एनर्जी। एक पेयर आपको दिया जिसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स गिवन है और आपने बताना है कि इस पेयर के अंदर कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है। तो वो अगर आपको ये एनर्जी लेवल याद है, अगर आपको जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि जो ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ड्रॉ बोहर्स मॉडल फॉर फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो बोहर मॉडल है, जो हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर मैंने आपको बोहर मॉडल बताया था। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल जो है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके राउंड अबाउट जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बोहर मॉडल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने पोटाशियम का बोहर मॉडल ड्रा करना है। एटॉमिक नंबर आपके पास गिवन है 19 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि उसके अंदर न्यूक्लियस में आपके पास 19 प्रोटॉन्स हैं। अगर 19 प्रोटॉन्स हैं तो 19 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो अब आपने इन 19 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल के अंदर आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, थर्ड शेल के अंदर आप 8, अब ये 2 10 हो गए। अब यहाँ पे भी आपके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल करें आप, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो आपका चला जाएगा फोर्थ शेल के अंदर, यहाँ पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये आपके पास है बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, किसका? पोटाशियम का। एटॉमिक मास गिवन है 39। तो एटॉमिक मास 39 का मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो 20, यानी कि इसके अंदर 20 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, 19 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, और राउंड अबाउट दैट न्यूक्लियस 19 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद 2 एलिमेंट्स और हैं, सिलिकॉन और आर्गन। तो इन दोनों की आपने बोहर मॉडल खुद ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी गई है आपसे, सिलिकॉन की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की और आर्गन की। ये आपने खुद करना है। डिस्क्राइब द कन्फिगरेशन, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन दैट रदरफोर्ड मेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल। ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को डिस्कवर किया। इससे पहले हमारे पास सिर्फ हमें ये पता था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें न्यूक्लियस का नहीं मालूम था एटम के अंदर। तो रदरफोर्ड की जो डिस्कवरी थी वो काफ़ी सिग्निफिकेंस रखती है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, बिकॉज ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन एन एटम। उसके बाद आपने बताना है कि बोहर थ्योरी रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी से कैसे डिफरेंस है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोहर थ्योरी एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये भी मैंने आपको रदरफोर्ड और बोहर थ्योरी के जो टॉपिक है आपका लेक्चर उसमें बता दिया। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। तो ये मैंने आपको जो हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आइसोटॉप्स और यूजेस ऑफ आइसोटॉप बताए थे, वो लेक्चर आप देखें इसके लिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 23। इट्स एटॉमिक क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 23 एंड इट्स एटॉमिक मास इज़ 56। एटॉमिक नंबर 23 है, एटॉमिक मास 56 है। हाउ मैनी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डज दिस एलिमेंट हैज़। इस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं और इस एलिमेंट में हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो आपको पता है जो एटॉमिक नंबर आपके पास होता है वो एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक मास जो होता है आपका वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है एटॉमिक मास में से माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्युमिनियम इज दिस, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट। अब आपको एक एल्युमिनियम का सिंबल दिया गया है AL 1327 और पूछा गया है कि इस सिंबल से एल्युमिनियम के आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है इससे कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। सेकंड इन्फॉर्मेशन आती है इसका एटॉमिक मास जो है आपके पास वो 27 है। अगर और डीप आप जाएँ तो इससे हमें पता लगता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्योंकि सेम होते हैं तो वो कितने होंगे आपके पास 13। और दूसरी बात हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ़
न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे, तो 27 माइनस एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये आपके पास आ जाएंगे 14। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इसके सिंबल से मिलती है। हाउ द प्रिवेलिंग थ्योरीज अबाउट टेस्टिंग ब्रिंग्स एटॉमिक थ्योरीज, हाउ द प्रिवेलिंग थ्योरीज अबाउट टेस्टिंग ब्रिंग्स चेंजेस इन एटॉमिक थ्योरीज। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो आपके पास कंटिन्यूसली जो आपके पास थ्योरीज आती रहती हैं जिसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो वो एटॉमिक जो आपके पास थ्योरी है उसके अंदर चेंजेस कैसे लाते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था कि रदरफोर्ड ने आपके पास एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से उसने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया, लेकिन उस एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई आपकी बोर एटॉमिक थ्योरी। बोर एटॉमिक थ्योरी ने फिर उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की, जिनकी वजह से जो रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स है वो उसने दूर किए। तो अब जो बोर एटॉमिक थ्योरी है उसके अंदर भी, क्योंकि वो क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा है, तो जो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है ये एक्चुअली बेस करती है क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया है क्लासिकल फिजिक्स वाले एटम के स्ट्रक्चर से। तो हमारे पास जो आप नई थ्योरीज आ रही हैं वो आस्ता आस्ता आपके एटॉमिक थ्योरी के अंदर बेहतरी ला रही हैं। लास्ट एटॉमिक थ्योरीज के जो डिफेक्ट होते हैं, जो नेक्स्ट एटॉमिक थ्योरी आपके पास आती है वो उन डिफेक्ट्स को दूर करती है, और जो उसके डिफेक्ट होंगे वो जो नेक्स्ट एटॉमिक थ्योरी आपके पास आएगी वो उनके डिफेक्ट्स को दूर करने की कोशिश करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ सम साइंटिस्ट हेल्प केमिस्ट टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज एंड हाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स फ्रॉम सम साइंटिस्ट हेल्प केमिस्ट टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशन। अब आपके पास जैसे एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो केमिस्ट को कैसे हेल्प करते हैं न्यू थ्योरीज या एक्सप्लेनेशन देने के लिए। जैसे आपने देखा कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले हमें ये पता नहीं था कि न्यूक्लियस की लोकेशन क्या है, एटम के अंदर कोई चीज़ ऐसी भी होती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का जो डेटा हमें मिला उससे हमने ये डिड्यूस किया कि न्यूक्लियस के अंदर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। सेकेंडली, अब जब उसने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया रदरफोर्ड ने, तो उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो नेक्स्ट आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन हुई, स्टडी हुई, उसमें फिर बोहर ने अपने एक्सप्लेनेशन पेश की उन डिफेक्ट्स की जो कि रदरफोर्ड जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो इस तरह आपके पास जो साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंटेशन होती है वो नए लॉज और नई थ्योरीज में हेल्प करते हैं। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक आता है एक्सरसाइज में वो थिंक टैंक है। थिंक टैंक में एक्चुअली आपके पास कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन गिवन होते हैं जिनको आप तभी आंसर कर सकते हैं जब आपने इस चैप्टर को कंसेप्चुअल वाइज स्टडी किया हो, बजाय से कि आप इसको रट्टे की नीयत से पढ़ रहे हो। तो इसलिए आपने जो भी स्टडी करनी है उसमें आपने कंसेप्ट को समझना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। थिंक टैंक के क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि M24 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज टू डायग्नोज रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सर्कुलेशन फॉर एग्जांपल इन लेग्स। कि M24 एक रेडियो आइसोटॉप है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को, जो रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सर्कुलेशन है यानी जहाँ कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है क्लॉट की वजह से या किसी और वजह से, उसको दूर करने के लिए यूज़ होता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन दिस आइसोटॉप। इस आइसोटॉप के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ M इज़ 3s1, यानी कि आगे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है। वैलेंस शेल का मतलब होता है जो लास्ट शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके पास गिवन है 3s1 गिवन है ना। इसका मतलब है इसका जो लास्ट शेल है ना वो 3 है, और 3 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक है सिर्फ S1 है। S1 का मतलब है कि लास्ट शेल का S ऑर्बिटल है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो भी है आपके पास एलिमेंट है इसके लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और वो जो लास्ट शेल है वो कितने नंबर पे आता है, वो 3 नंबर पे आता है। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट शेल के अंदर, एक एटम के लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये कि जो निचले सारे शेल्स हैं वो कंप्लीट हैं। तो आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करें और फर्स्ट शेल के अंदर 2, तो आपके पास ये बन जाएंगे 11। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो आपको पता है 11 जो है वो एटॉमिक नंबर है सोडियम का। अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो न्यूक्लियस के अंदर 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। अब आपने क्वेश्चन जो आपके पास M24 है, M24 जो है एक्चुअली ये आपके पास एटॉमिक मास है। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि आपने ये बताना है कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो हमें यहाँ पे पता लग गया इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11। अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो न्यूट्रॉन का तरीकाकार क्या है, आपको पता है कि एटॉमिक मास में से माइनस करना है आपने एटॉमिक
नंबर। तो आप 24 में से 11 को माइनस कर दें तो आपके पास आता है 13। तो इस आइटम के अंदर 13 न्यूट्रॉन्स हैं। 2 आइसोटॉप्स है क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। हाउ डू दीज आइसोटॉप डिफर एंड हाउ आर दे अलाइक? आपको 2 आइसोटॉप गिवन है क्लोरीन के, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, और आपसे पूछा गया है कैसे ये दोनों आइसोटॉप सेम है और कैसे डिफरेंट है। तो इसका आंसर मैं आपको आइसोटॉप के टॉपिक में दे चुका हूँ कि आइसोटॉप जो होते हैं वो सिमिलर इन अ सेंस होते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और डिफरेंस उनमें ये होता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, या फिर उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, और सिमिलर इस सेंस में होते हैं कि उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन ऑल दी सब शेल्स इन N2? N2 का मतलब है कि जो आपके पास सेकेंड शेल होता है उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके अंदर जो सेकंड शेल है उसके अंदर सिर्फ 2 सब शेल हैं, 2s और 2p, और आपको पता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और p के अंदर 6 आते हैं। तो मैक्सिमम आप जो सेकंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, जिसमें से 2 आपके पास s सब शेल में होंगे और 6 आपके पास p सब शेल में होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैस नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट एनी न्यूट्रॉन? तो वही जो आपके पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, तो उसी के मुताबिक ये सेम आ गया है। वहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इधर भी क्वेश्चन यही है कि कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट एनी न्यूट्रॉन। आपसे कहा गया है कि मैस ऑफ एन एटम इंडिकेट्स, अब मैस नंबर ऑफ द एटम क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये है क्या आप भी किसी ऐसे एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते? कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट एनी न्यूट्रॉन? तो जी हाँ, हमारे पास एक ही एटम ऐसा है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो एटम है जो इसका आइसोटॉप होता है प्रोटियम, उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 1 ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसके अंदर नहीं होते। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। द टेबल शोज न्यूक्लियाई ऑफ 5 डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियाई आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब है एटॉमिक मास, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब है एटॉमिक नंबर। नीचे आपसे इस टेबल के हवाले से कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। विच ऑफ द एटम हैज़ हाईएस्ट मास नंबर, ये आपने खुद बताना है। विच 2 एटम्स आर आइसोटॉप्स, ये आपने खुद बताना है। विच एटम्स आर लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने खुद बताना है। सारे ही जो क्वेश्चन हैं इनके मैं आंसर आपको करवा चुका हूँ, तो इनके आंसर आपने खुद देने हैं। नेचुरली अक्रिंग नाइट्रोजन हैज़ आइसोटॉप N14 and 15, सेलेक्ट आइसोटॉप दैट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपने खुद ही फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपकी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस कंप्लीट एक्सरसाइज को आपने अपनी नीट कॉपीज़ के अंदर सॉल्व करके स्कूल में सबमिट कराना है एज अ होमवर्क। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ उसका आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।